नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे ट्यूटोरियल एंगुलर इन हिंदी। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि एंगुलर की एप्लीकेशन को हम अपने सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एंगुलर में कैसे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एंगुलर एक कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो हम कंपोनेंट्स को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। So it will increase the reusability of your code. So you can आप अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, ठीक है। और हर एक कंपोनेंट की अलग कोडिंग होती है, हर एक कंपोनेंट की अलग HTML होती है, और उस कंपोनेंट को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जहां भी आप चाहें। तो हम एक कंपोनेंट को ऐड करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें एक कमांड चलानी होती है सिर्फ, और वो कमांड आपकी आपकी एप्लीकेशन में उस कंपोनेंट को ऐड कर देगी। तो हम इस कंपोनेंट एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट ऐड करने जा रहे हैं। उस कंपोनेंट को ऐड करने के लिए हमें क्या कमांड लिखनी होती है? कमांड है ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, एंड उसके बाद हमें नाम देना होता है कंपोनेंट का। तो अगर देखो, डायरेक्ट हम अगर कंपोनेंट का नाम देंगे तो वो क्या करेगा, हमारा ऐप फोल्डर के अंदर उस कंपोनेंट का जो भी नाम होगा उसके नाम का एक फोल्डर बनाएगा, और उसके अंदर उस कंपोनेंट्स की फाइल को ऐड कर देगा। फाइल्स क्या क्या बनेगी? उस जो भी कंपोनेंट होगा उसकी CS फाइल डलेगी, उसकी HTML फाइल डलेगी, एक स्पेक फाइल डलेगी, और एक TS फाइल डलेगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा तो किसी दूसरे फोल्डर में डले, या फिर एक सेपरेट फोल्डर, या फिर हम ग्रुप करना चाहते हैं अपने कंपोनेंट्स को किसी फोल्डर के अंदर, तो हमें उस फोल्डर का नाम पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देन हमें उस कंपोनेंट का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा कंपोनेंट एक पेजेस फोल्डर के अंदर ऐड हो जाए। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन को फर्स्ट हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले डेवलपर जो होते हैं वो ऐड करते हैं हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, एंड साइड बार नेविगेशन कंपोनेंट। और उसके लिए हम कैटेगराइज करते हैं अपने कंपोनेंट्स को किसी फोल्डर वाइज, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का। उस स्ट्रक्चर को हम, ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पेज फोल्डर ऐड करने जा रहा हूँ, पेजेस फोल्डर, और उसके अंदर मैं अपना हेडर और फुटर कंपोनेंट ऐड करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे फोल्डर का नाम बताना है। फोल्डर का नाम है पेजेस। फोल्डर अगर क्रिएटेड नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस फोल्डर के अंदर उसको ऐड कर देगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक हेडर कंपोनेंट ऐड करना है। अब दोस्तों, जब हम कंपोनेंट ऐड करेंगे तो हम सिर्फ उस कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, उस कंपोनेंट के साथ कंपोनेंट वर्ड नहीं अटैच करेंगे, बिकॉज कंपोनेंट वो अपने आप एंगुलर अपने आप लगा लेती है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हेडर। तो ये मेरा हेडर एक कंपोनेंट है, उसका नाम है हेडर। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये मेरा क्या करेगा, ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएगा पेजेस, और उस पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाएगा हेडर। अब देखो, जैसे ये ऐड हो गया तो इसने क्या किया, पेजेस, पेजेस के अंदर हेडर, और हेडर के अंदर हेडर कंपोनेंट डॉट CSS, हेडर कंपोनेंट डॉट HTML, हेडर कंपोनेंट डॉट स्पेक फाइल, एंड हेडर कंपोनेंट डॉट TS फाइल। ओके। तो जब हम इस कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक ऐड हो गया फोल्डर, एक एप्लीकेशन के अंदर एडेड है। इसको नहीं पता है हमारी एप्लीकेशन को कि ये कोई कंपोनेंट है और मुझे इसको यूज करना है। तो किसी भी कंपोनेंट के लिए को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि हम ऐड करते हैं तो ये हमारी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि ये इसको इंपोर्ट कर देता है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। हेडर कंपोनेंट के अंदर इसको ये क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा। तो हमने ये जो हेडर कंपोनेंट बनाया ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, राइट। और यहाँ पे ये जो सेक्शन होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है इंपोर्ट, और एक होता है प्रोवाइडर एंड बूटस्ट्रैप। तो अभी जो हमारा जो कंपोनेंट जो इंपोर्ट होगा वो किस सेक्शन में होगा, डिक्लेरेशन कंपोनेंट में। यानी कि हम अपनी एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे सारे कंपोनेंट डिक्लेरेशन सेक्शन में इंपोर्ट होंगे, राइट। उसके बाद हम अगर कोई मॉड्यूल बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन में, मॉड्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि एक मॉड्यूल जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो हम आप नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि हम मॉड्यूल्स को कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमें क्या करना है, फोकस करना है कंपोनेंट्स पे, कि हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। कंपोनेंट हमारे सारे इंपोर्ट होंगे यहाँ पे।
अगर आपके ये बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होता है तो आपको ये मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इंपोर्ट कंपोनेंट का नेम और कहाँ पे उसकी लोकेशन है। तो मेरी लोकेशन कहाँ पे कंपोनेंट की, पेजेस, पेजेस के अंदर हेडर और उसके अंदर हेडर डॉट कंपोनेंट। अब हेडर डॉट कंपोनेंट के अंदर मेरा क्या है, हेडर कंपोनेंट एक क्लास है जो एक्सपोर्ट कर रखी है। अगर ये क्लास एक्सपोर्टेड नहीं है तो आप इस कंपोनेंट को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे होते हैं सिलेक्टर। अब ये जो सिलेक्टर है ये एक बहुत ही मेन टॉपिक है। हमारे एंगुलर के अंदर मल्टीपल टाइप के सिलेक्टर होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है जी ये एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर और तीसरा होता है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, हम अपने कंपोनेंट को किस तरीके से रेंडर करना चाहते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, ये उस चीज को स्पेसिफाई करते हैं। अगर तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे सिंगल कोट के अंदर तो ये हमारा होता है एलिमेंट सिलेक्टर, राइट। हम तो मुझे अगर इसको कहीं भी यूज करना है तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करूंगा। अब मैं इसको यूज करता हूँ अपने ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने हेडर बना रखा है तो हम ये हमने हार्ड कोड एच टी एम एल लिखी थी तो हम यहाँ पे अब हेडर की एच टी एम एल यूज ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम हेडर का कंपोनेंट यूज करेंगे। और इसको यूज करने का तरीका होता है ये, उसका सिलेक्टर लगा दो, ये आपका यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका होता है क्या, दूसरा तरीका होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर के लिए हम इस कंपोनेंट पे जाएंगे, हमें इस कंपोनेंट की टाइप को चेंज करना है। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर देनी है। तो ये आपका बन गया एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, और एट्रीब्यूट सिलेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट डालना है कोई भी। मैं एक डिव एलिमेंट डालने जा रहा हूँ तो इसके अंदर आपको सिंपल लिख देना है ऐप डैश हेडर, यानी कि ये आपको इसका नाम डाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे एट्रीब्यूट सिलेक्टर नहीं यूज करना, मुझे किसी और तरीके से यूज करना है, तो आपको क्या करना है, तीसरा तरीका होता है जी क्लास सिलेक्टर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसमें ये हटा देना है स्क्वायर ब्रैकेट और आपको सिर्फ डॉट लगा देना है। ये आपका हो जाएगा क्लास सिलेक्टर। और ये कैसे यूज होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये यूज होगा इस तरीके से, क्लास इज इक्वल टू ऐप डॉट हेडर। अब क्या होगा, इस कंपोनेंट के अंदर ये जो आपका हेडर डॉट एच टी एम एल है, यहाँ पे जो भी एच टी एम एल होगी वो आपकी यहाँ पे आके इस मेन डिव के अंदर रेंडर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक डिव बनेगा पहले, उस डिव के अंदर आपकी एच टी एम एल रेंडर होगी। ठीक है, तो हम बेसिकली कैसे क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको एट्रीब्यूट एलिमेंट एट्रीब्यूट के साथ चेक करते हैं, फिर मैं आपको दूसरे सिलेक्टर के साथ इसको चेक करके दिखाऊंगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐप हेडर को यूज करना है और इसको एक टैग बना देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी हेडर होगा, जो हेडर के अंदर एच टी एम एल होगी वो आपको कहाँ पे, पेज पे, देखो ये रेंडर हो गया हेडर। सॉरी मैंने अभी उसके अंदर इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसको रन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को कंपाइल कर लेते हैं ताकि हमारे चेंजेस वहाँ पे शो हो जाए। तो ये एक सबसे आसान तरीका है किसी भी कंपोनेंट को यूज करने के लिए, हम कैसे कंपोनेंट को ऐड करते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है गाइस, बूटस्ट्रैप आपकी एप्लीकेशन के लिए एक लुक एंड फील, जो आप डिजाइनिंग का काम हम जिसको बोलते हैं, एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रोवाइड करता है आपके लिए। उसमें बनी बनाई CSS क्लासेस होती है जिनको यूज करके हम एक अट्रैक्टिव यूआई अपनी एप्लीकेशन को दे सकते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छा होता है। वो आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है आप अपनी एप्लीकेशन को अगर लैपटॉप में खोल लेंगे, आप अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल में खोल लेंगे या टैबलेट में खोल लेंगे तो ये हर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से काम करेगी। आपको जो यूआई है वो नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, वो एक रिस्पॉन्सिव तरीके से काम करेगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कंपोनेंट्स पे। हम कंपोनेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे कंपाइल हो गई है। तो ये देखिए उस हेडर कंपोनेंट के अंदर जो भी HTML थी वो यहाँ पे मेरी रेंडर हो गई है। देखो ये मैंने ये एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया है और इसके अंदर मेरी लिखा हुआ था हेडर वर्क्स। तो ये मेरा सिंपली हेडर वर्क्स यहाँ पे रेंडर हो गया है इसके अंदर। ठीक है। अब मैं एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ। यहाँ से मैं एक टर्मिनल अलग से खोल लेता हूँ। तो मैं इसी पेजेस के अंदर एक और कंपोनेंट ऐड करूंगा। वो कंपोनेंट होगा फुटर कंपोनेंट। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये कमांड आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल कमांड है। ng जनरेट, g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट की डायरेक्टरी और उसका नेम। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पेजेस, पेजेस के अंदर फुटर। ओके, जस्ट सिंपल एंटर। तो ये क्या करेगा, पेजेस के अंदर एक और फोल्डर ऐड कर देगा। फोल्डर का नाम होगा फुटर और फुटर के अंदर मेरा ये देखिए फुटर इसने ऐड कर दिया है और फुटर के अंदर मेरे फाइल्स आ गया फुटर कंपोनेंट। ठीक है। अब हम इस फुटर को, अब देखिए फुटर कंपोनेंट को हम थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे रेंडर करते हैं। हम इसको यूज करते हैं एट्रीब्यूट कंपोनेंट। ठीक है। तो ये मैं यहाँ से फुटर की HTML हटा देता हूँ। ये मेरा मेन राउटर आउटलेट है जहाँ पे सारे कंपोनेंट आके रेंडर होते हैं, मेन कंपोनेंट। ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर हेडर और फुटर कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट रेंडर करवा रहा हूँ। तो फुटर कंपोनेंट का जो सिलेक्टर है वो क्या है, ऐप डॉट फुटर। अब हम इसको टैग के थ्रू नहीं, हम इसको एट्रीब्यूट सिलेक्टर के थ्रू यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ और इसको कैसे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक डिव बना लेते हैं और उस डिव के अंदर ये एट्रीब्यूट लगा देते हैं। तो ये मेरा क्या होगा, ये बन गया मेरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो मैं अगर जाके यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा फुटर वर्क्स मतलब फुटर कंपोनेंट के अंदर जो भी HTML लिखी हुई थी वो मेरी रेंडर हो गई है एट्रीब्यूट सिलेक्टर के थ्रू, राइट। तो अब इसमें एट्रीब्यूट सिलेक्टर में और इस सिलेक्टर में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसने क्या किया, एक डिव बनाया है और उसके अंदर पी टैग डाला है। पी टैग मेरा कहाँ पे था, पी टैग था मेरा यहाँ पे। यानी कि मेरी जो HTML है वो बिल्कुल सिंपल है। जो HTML मैं चाहता था वही HTML मेरी वहाँ पे बनी है। HTML कैसे बनी है, HTML मेरी बनी है इस तरीके से, एक डिव और डिव के अंदर ये पी टैग, राइट। तो यहाँ पे एक डिव और डिव के अंदर एक पी टैग। लेकिन अगर हम एट्रीब्यूट्स, हम एलिमेंट सिलेक्टर अगर यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, एलिमेंट सिलेक्टर एक अलग से सिलेक्टर बना देता है ऐप डैश हेडर, राइट। और उसके अंदर हमारा पी टैग डलता है। यानी कि ऐप डैश हेडर, वैसे तो HTML5 में या किसी भी HTML में ये कोई टैग नहीं होता है ना, ये हमारे कस्टम होते हैं जो कि ये हमारा ऐप डैश हेडर के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। अब इसका फायदा और नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जब हम किसी भी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट पे रेंडर करते हैं और उस पे हमारी CSS लगी हुई होती है। अब सपोज करो कि हमने CSS लगा रखी है बॉडी के अंदर पी टैग और पी टैग पे कुछ मतलब स्टाइल हमारा लग जाए, ठीक है। और या फिर हमने डाल दिया जी एक डिव है, डिव के अंदर एक क्लास है ABCD और उसके अंदर पी टैग उस पे वो लग जाए। लेकिन जब ये ऐप डैश हेडर बीच में आ जाएगा तो वो स्टाइल इस पे लगना बंद हो जाएगा, यानी कि वो स्टाइल इस पे नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऐप डैश हेडर को, हम चाहते हैं कि ये ऐप डैश हेडर ना बने, तो उसके लिए हम दो तरीके से इसको करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो हमने नीचे यूज किया है, एक होता है क्लास सिलेक्टर जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा हेडर के लिए। अब इसमें देखो हमने एट्रीब्यूट डाला था ऐप डैश फुटर, तो ये ऐप डैश फुटर एट्रीब्यूट की वजह से मेरा ये जो टैग है पी टैग जो HTML है फुटर कंपोनेंट का, वो मेरा यहाँ पे आके रेंडर हो गया। तो हम क्लास सिलेक्टर यूज करते हैं किसके लिए, हेडर कंपोनेंट के लिए। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और हम यहाँ पे जाके इसमें सिर्फ एक सिंगल डॉट लगाएंगे और ये हमारा क्लास सिलेक्टर बन जाएगा। अब देखो मैंने डॉट लगा दिया, अब क्लास सिलेक्टर बन गया। तो ये देखो मेरा यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा है हेडर, क्यों, क्योंकि हमने क्लास सिलेक्टर यूज नहीं किया है। ठीक है। ऐप डैश हेडर अभी हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये अभी वहां पे हट गया है एलिमेंट सिलेक्टर, तो इसलिए ये हमारा यहाँ से भी हट गया है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी। और क्लास को हम कैसे यूज करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे गाइस, हम ऐसे यूज करेंगे डिव
और इसके अंदर मैं डालूंगा क्लास, ठीक है, और क्लास के अंदर डालूंगा ऐप डैश हेडर, राइट। और ये मैं सेव कर देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, देखो ये क्लास सिलेक्टर से मेरा हेडर वर्क्स ये काम करना शुरू हो गया। अब देखना यहाँ पे जो ऐप डैश हेडर वो बन रहा था टैग, वो नहीं बनेगा। ओके, अब ये क्या आएगा, डिव, डिव के अंदर एक सिंपल क्लास ऐप डैश हेडर और उसके अंदर मेरा HTML। अगर अब आप इस ऐप डॉट डैश हेडर पे कोई भी CSS अपनी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन कस्टमाइज, आप अपनी HTML को किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं सिलेक्टर को यूज कर, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे दो सिलेक्टर हमने ऐप डैश हेडर बना लिया, ऐप डॉट हेडर बना लिया और फुटर बना लिया, ठीक है। इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करना भी हमने सीख लिया है। तो अब आता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर UI कैसे करें हम। अब ज्यादातर डेवलपर होते हैं जी, उनको CSS लिखना नहीं आता है कि CSS कैसे लिखे, एक अच्छा डिजाइन कैसे बनाए इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे। अगर आप काम कर रहे हो, आपको भी डिजाइन करना है, आपको ही कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे आसान हमारी होती है बूटस्ट्रैप, जो कि बहुत अच्छा UI हमको देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए गाइस एक कमांड होती है, उस कमांड का नाम मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जो कमांड होती है बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए वो होती है ये npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप ngx बूटस्ट्रैप डैश डैश सेव। सेव क्या करेगा ये बता देता हूँ। अभी हम इसको पहले यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखो आपको जो भी कुछ भी अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो आपको कमांड यूज करनी है npm। आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई भी कंपोनेंट ऐड करना है, कोई भी मॉड्यूल ऐड करना है, कोई भी कुछ भी पेज अगर ऐड करना है तो आपको यूज करना है ng, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप हमारा जो जितने भी CSS, जो जितना भी स्टाइल कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे इंस्टॉल कर देगा। ngx बूटस्ट्रैप क्या होता है, अब बूटस्ट्रैप में हम बहुत सारे एनिमेशंस वगैरह होते हैं जो कि हमारे jQuery या जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं, तो ये jQuery और जावास्क्रिप्ट के पैकेज भी इंस्टॉल कर देते हैं साथ के साथ। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये हमारा बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉल करने में, तो तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं इसको इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल एक पैकेज इंस्टॉल कर देगा, लेकिन उस पैकेज को हमें यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। उस पैकेज को यूज करने के लिए हमारे पास दो तीन स्टेप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना है कहाँ पे, angular.json। ये एक फाइल होती है angular.json, जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन में हमारी मेन चीज होती है तीन, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, एसेट्स, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप हमारा देखो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको क्या करना है, यूज करना है। यूज कैसे करेंगे हम इसको यूज करने के लिए एक तो इसकी CSS को इंपोर्ट करेंगे और एक इसकी स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जितने भी हमारे पैकेज होंगे वो हमारे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल होंगे, राइट। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप फोल्डर बना है या नहीं बना है। ये देखो हमारा बूटस्ट्रैप फोल्डर इंस्टॉल हो चुका है, तो ये बन गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक डिस्ट फोल्डर होता है और डिस्ट फोल्डर में हम जाएंगे, तो हमें क्या करना है गाइस, इसमें हम CSS को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम CSS को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो CSS को इंपोर्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम स्टाइल एरिया के अंदर इसको हम ऐड कर दें, या फिर हम डायरेक्टली style.css के अंदर इंपोर्ट कर लें। अब जो ये style.css जो फाइल होती है, ये क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये हमारी एक ग्लोबल फाइल होती है जहाँ पे हमारे सारे के सारे CSS लिखे जाते हैं जो कि पूरी एप्लीकेशन लेवल पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। अगर तो मैं उस CSS के अंदर डालूंगा, इसको style.css के अंदर डालूंगा, तो यहाँ पे तो ये मेरी ऑल ओवर द एप्लीकेशन ये CSS अप्लाई हो जाएगी। या फिर मैं इसको ऐड करूंगा कहाँ पे, एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो एंगुलर डॉट जेसन फाइल में भी
डालने के बाद वही रिजल्ट मिलेगा और वहाँ पे भी वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ कहाँ पे, एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम मल्टीपल सीएसएस डाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कस्टम सीएसएस है, हमने लिखी है, तो हम वहाँ यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, तो वो हमारी ऑल ओवर द एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमें कैसे डालनी है, हमें इसका पाथ डालना है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, उसके बाद हमारा जो मैंने फोल्डर आपको दिखाया था बूटस्ट्रैप, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हम इसमें जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, ये होगा बूटस्ट्रैप, उसके बाद हमें जाना है डिस्ट, उसके बाद हमें जाना है डिस्ट के अंदर, फिर उसके अंदर हो गया हमारा सी एस एस फोल्डर, ये है जी हमारा सी एस एस फोल्डर, उसके अंदर हमारी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, देखो, है ना, ये इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, ये पैकेज जब इंस्टॉल होता है तो ये बहुत सारी फाइलें इंस्टॉल हो जाती हैं, तो इसमें से हमें यूज करनी है बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस, तो ये हमारे कहाँ पे है, बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट सी एस एस। तो ये एक लाइन डालने से हमारी बूटस्ट्रैप की जो सी एस एस है वो हमारी काम करना शुरू कर देगी, किसमें, पूरी ऑल ओवर द एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने हेडर कंपोनेंट के अंदर कुछ जिस सी एस एस डालते हैं, ठीक है, और कुछ एच टी एम एल डालते हैं, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम यहाँ पे डालते हैं, मैं आपको बस डेमो दिखाता हूँ पहले कि हमारी इसके अंदर बूटस्ट्रैप काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ एक डिव, उसके अंदर हम एक डाल देते हैं क्लास, और बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एक सबसे मेन क्लास होती है रो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रो काम करती है कि नहीं करती है। इसके अंदर एक और पी टैग डाल देते हैं और इसमें लिख देते हैं जी हेडर कंपोनेंट। तो हम अगर अपनी एप्लीकेशन पे जाके देखें तो यहाँ पे आ गया हेडर कंपोनेंट, और हेडर कंपोनेंट के अंदर हमने एक क्लास डाली थी रो। ठीक है, अभी इसमें HTML काम करना शुरू नहीं किया है इसने, तो ये कैसे करेगी, मैं वो भी आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये एप्लीकेशन को पहले स्टॉप करना पड़ेगा और फिर उस एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हमारी जो सी एस एस है वो अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं कि इस फाइल के अंदर, हमने एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन पहले से एग्जीक्यूट हो रखी, तो इसलिए हमने जो भी पैकेज इंस्टॉल किया है तो वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा और उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो रिकम्पाइल करने के बाद हमारे जितने भी चेंजेस हैं, जो भी सी एस एस है, वो हमारी अप्लाई होना शुरू हो जाएगी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद ये हमारे सी एस एस अप्लाई हो जाएगी। तो उस क्लास, जो भी हमने क्लास डाली है, वो क्लास हम कहाँ पे देख पाएंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसकी जो सी एस एस होगी वो सी एस एस मैं आपको दिखाऊंगा अभी इंस्पेक्ट करके कि कैसे हम सी एस एस को चेक कर सकते हैं कि वो अप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। ओके, तो ये मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये क्लास डली हुई है रो, पहले यहाँ पे कोई सी एस एस नहीं आ रही थी रो क्लास की, तो अब मेरी ये एक सी एस एस आ गई है, जो कि मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास है। ओके, और इसने थोड़ा सा देखो डिजाइन भी चेंज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको हटा के दिखाता हूँ कि ये कैसे हटती है, फर्क कैसे, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, और मैं इसको सेव करूंगा, तो अभी इस पर कोई चेंजेस नहीं हुए। देखो, मैं इसको इस फाइल को अगर सेव कर रहा हूँ तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये इस फाइल के चेंजेस को कैप्चर नहीं करते। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, रिकम्पाइल, और उसके बाद मेरे चेंजेस वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा से रिकम्पाइल करते हैं, और रिकम्पाइल करने के बाद हम देखेंगे कि वो जो सी एस एस है, ये जो सी एस एस है यहाँ से हट जाएगी। इट मीन्स हमारी जो भी बूटस्ट्रैप है वो हट जाएगी, काम करना बंद कर देगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा वेट करते हैं, और ये जस्ट हो ही गया है, लेट्स सी, अब देखना है, अब देखते हैं, अब देखो इसका डिज़ाइन चेंज हो गया दोबारा से, और हम इसमें अगर क्लिक करके चेक करते हैं तो रो यहाँ से सी एस एस हट चुकी है, यानी कि बूटस्ट्रैप बंद हो गई।
अब दोबारा स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को। तो इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे, सेव करेंगे, एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे और दोबारा से कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के बाद क्या होगा, मेरी बूटस्ट्रैप वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी और ये काम करना शुरू कर देगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना और यूज़ करना वेरी सिंपल। इसको हम बहुत आसान तरीके से इसको इंस्टॉल करके और अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही एडवांस बूटस्ट्रैप में बहुत सी एडवांस लेवल का जो भी है मॉड्यूल होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, सीएसएस होती है, वो आप जब आगे आने वाले टाइम में वीडियो देखेंगे तो आप उसको धीरे धीरे इसके बारे में भी सीख जाएंगे। तो मेरी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मेरा अगर इस रो पे चेक करता हूँ क्लास को, तो मेरी सीएसएस अप्लाई हो गई है। ओके, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा HTML ऐड कर देते हैं। अभी तो हमारी एप्लीकेशन में कोई HTML नहीं है, तो मैं थोड़ा सा HTML हेडर और फुटर के लिए ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास थोड़ा सा HTML है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा HTML रख रखा है। दिस इज, ये HTML किसके लिए, हेडर के लिए। और ये नेविगेशन बार हम बनाएंगे एक, तो हम इसको नेविगेशन बार का HTML यहाँ पे रख देते हैं। ओके, यहाँ पे हम रख देते हैं एंगुलर ट्यूटोरियल्स और हम इस पर जाके चेक करेंगे कि हमारा CSS कैसा दिखाई देगा। अभी ये जो CSS है, जो भी HTML है, ये सही से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा जो अभी CSS है वो इतना अच्छा नहीं है। मैंने अभी थोड़ा सा सिर्फ HTML ऐड किया है, ये देखना आपका एक नेविगेशन बार बन गया है। ओके, इसके अंदर ये इतनी सारी क्लासेस जो ऐड हो रखी हैं सारी आपकी यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी, सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है जो कि ये है, ये एसेट्स के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई भी इमेज लगा देता हूँ। और इमेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें जाना पड़ेगा एसेट फोल्डर के अंदर। एसेट फोल्डर के अंदर अभी कोई भी हमारी फाइलें नहीं बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ। उसका नाम रखेंगे IMG ओनली इमेजेस, और इसके अंदर एक हमें लगाना है कोई भी इमेज। ठीक है, तो इमेज लगाने के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, या फिर मेरे पास पहले से ही है, तो मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। जस्ट ए मोमेंट, इमेज, और इमेजेस में हम डालेंगे ये वाली इमेज। और हमें कहाँ पे डालनी है, इस फोल्डर के अंदर, तो हम यहाँ पे इसको इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। ओके, इस इमेजेस फोल्डर में, तो मैं इसको यहाँ पे फाइल को पेस्ट कर देता हूँ और उसका नाम रखता हूँ लोगो। ओके, लोगो डॉट PNG। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसका नाम, और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये लोगो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी इमेज है, तो हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइल इस पर हम लगा देते हैं कि हम विड्थ सेट कर देते हैं 100, और इसकी जो हाइट है वो भी हम 100 सेट कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे हमारे कुछ लिंक्स आ गए हैं। ऐसे ही हम एक फुटर कंपोनेंट में कुछ HTML डाल लेते हैं। मेरे पास मैंने पहले से थोड़ी सी HTML लिख रखी है, तो यहाँ पे मैं एक ये HTML डाल देता हूँ किसके अंदर, फुटर कंपोनेंट के अंदर। तो हमारा फुटर कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ पे, और इस पे ये हम डाल देते हैं थोड़ा सा फुटर कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये मेरा फुटर देखो, इस तरीके से ये फुटर ऐड हो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं कुछ भी, ये हम अपनी एप्लीकेशन का नाम रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। अभी हम फिलहाल रख देते हैं इसको abc.com। और ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे
ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने गाइज आपको दिखाया कि हेडर कंपोनेंट, हम कंपोनेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, कंपोनेंट्स में HTML कैसे ऐड करते हैं, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कहाँ पे करना होता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा UI बना के दिखाऊंगा बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और हम और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी है। तो ये अनकट वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।